एक लड़के की मां होना आसान नहीं है, और ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर उसका ख्याल रखने वाले आप अकेले हो। जब हेनरी 2 साल का था, मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। हेनरी अपने डैड के साथ घर के पीछे वाले आंगन में खेल रहा था और मैं घर का सामान लेने बाजार गई हुई थी। मैंने किचन की खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो हेनरी बाहर खड़ा था और कोने में लगे पेड़ को घूर रहा था। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दृश्य देखा। मेरे पति उस पेड़ की एक टहनी पर लगी रस्सी से लटके हुए थे और हेनरी एक पुतले की तरह उस पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने डैड की लाश को देख रहा था। इस हादसे ने उसे इतना डरा दिया था कि अब मेरा बेटा मेरा नहीं रहा था। उसके साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि उसे भावनात्मक रूप से अब किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता, और ये सच है। अब मेरे बेटे को किसी चीज से डर नहीं लगता। अब वो 13 साल का है। वो किसी से बात नहीं करता और अपना ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही बिताता है। मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। हाल ही में मुझे उसे स्कूल से भी निकलवाना पड़ा। उसे वहां दूसरे बच्चों द्वारा धमकाया जा रहा था और उसने एक बार भी पलटकर उन्हें जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहती हूं कि मेरा बेटा सबसे लड़ता रहे, पर उसकी टीचर ने मुझे बताया कि एक दिन 3 लड़के मिलकर उसे मार रहे थे और वो बस जमीन पर लेटा उनसे मार खाता रहा। और एक पल के बाद वो उठा और ऐसे हंसने लगा जैसे उसे उस दर्द को सहकर मजा आ रहा था। उसके होठों से खून निकल रहा था जिसे उसने चाट कर कहा, इसका स्वाद अच्छा है। अब मैं उसे होम स्कूल करवा रही हूं और अब उसके अंदर मैंने एक नई आदत देखी है। उसे मुकबांग वीडियोस देखना बहुत पसंद है। वो एक इकलौता वक्त होता है जब मुझे उसकी आंखों में चमक दिखती है। उसके कुछ दोस्त कहते हैं कि ये उसके लिए तनाव दूर करने का जरिया हो सकता है, ये सोचकर कि उन्हें देखने से उसके मन और दिमाग को शांति मिलती होगी। मैंने भी उसके साथ इन वीडियोस को देखना शुरू कर दिया, पर फिर अचानक कुछ अजीब हुआ। रात के 1:30 बज रहे थे जब मैंने नीचे से कुछ आवाज आती हुई सुनी। मैं हेनरी के कमरे में गई पर वो वहां नहीं था। मैं धीरे से नीचे आई तो मैंने देखा हेनरी किसी औरत को जिंदा मकड़ी खाते हुए देख रहा था। हेनरी, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा हूं कि अपना एक चैनल बनाऊं। किस चीज का? मैं इस तरह की वीडियोस बनाना चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? ठीक है, हम इस बारे में कल बात करेंगे। अभी तुम सोने जाओ, ठीक है? उसने मेरी तरफ देखा और बड़बड़ाते हुए ऊपर जाने लगा। मुझे ऐसी वीडियोस बनानी है, मुझे इसे खाने में बहुत मजा आएगा। अगले दिन मैंने उसके साइकियाट्रिस्ट को बुलाकर पिछली रात के बारे में सब बताया। साइकियाट्रिस्ट ने मुझे हेनरी का साथ देने को कहा। इससे हम दोनों का रिश्ता मजबूत हो सकता है और शायद इससे उसे नई दिशा में सोचने का मौका मिले। तो मैंने उसे बिठाकर कहा कि मैं उसका साथ दूंगी। मैं उसे ग्रोसरी का सामान दिलवाने ले गई जहां उसने कुछ रेडी टू ईट स्नैक्स लिए। घर आने के बाद उसने एक वीडियो कैमरा टेबल पर रखा और एक एक कर लाए हुए सामान को खाने लगा। जल्द ही मुझे इस सब की आदत हो गई। मैंने उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और मेरे बेटे को सोशल मीडिया पर एक नई पहचान मिल गई। एक बढ़ती उम्र का बच्चा होने के नाते मैं उसे वो करने देती हूं जो वो चाहता है, क्योंकि उसने पहले ही काफी कुछ झेल लिया है और ये पहली बार है कि वो खुद से कुछ करना चाहता है। उसकी वीडियोस को पहले ज्यादा महत्व नहीं मिला। उसके 400-500 सब्सक्राइबर्स थे और वो हर हफ्ते एक नई वीडियो डालता था। शुरू में मैं उसकी हर वीडियो देखती थी, पर बाद में मेरी उनमें ज्यादा रुचि नहीं रही। वो हर वीडियो में बस डाइनिंग टेबल के आगे बैठता और स्नैक्स खाता रहता। हेनरी का शरीर देखने में अच्छा खासा बड़ा था, पर उसकी दिमागी हालत की वजह से उसका चेहरा हमेशा फीका लगता था। एक सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आई हुई थी। वो हेनरी की मुकबांग वीडियो की थी जो उसने पिछली रात डाली थी। उसका शीर्षक था स्वादिष्ट केंचुए। ये पढ़कर मैं अपने बिस्तर पर उछल पड़ी और मैंने फट से उस वीडियो को चलाया। जो मैंने देखा मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाई। मेरा 13 साल का बेटा कैमरे के आगे बैठकर जिंदा केंचुए खा रहा था। अपने आगे रखे एक बोल से वो जिंदा केंचुए निकालकर अपने मुंह में डाल रहा था। कुछ केंचुए उसके मुंह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और वो उन्हें बेरहमी से खा रहा था। आधे केंचुए नीचे गिरकर रेंग रहे थे और वो उनको देखकर लार टपका रहा था। उसका चेहरा डरावना लग रहा था जब वो उन केंचुओं को फ्रेंच फ्राइज समझकर खा रहा था। मैं उसके कमरे में गई। वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था। वो अपनी केंचुए वाली वीडियो के नीचे आए कमेंट्स पढ़ रहा था। देखो देखो मॉम, मेरी वीडियो पर 15 के व्यूज आए और आज सुबह ही मेरे 200 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। आखिरकार लोग मुझ पर ध्यान दे रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अब जाकर मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास हुआ। मुझे उसी समय दिख गया। मैं जानती थी मेरा बेटा ठीक नहीं और मैंने हमेशा इस तथ्य को स्वीकार करने का संघर्ष किया है। मैं उसके पास बैठी और मैंने उसे समझाते हुए कहा,
पर हेनरी, ये बहुत परेशान कर देने वाली वीडियो है, तुम्हें केंच में नहीं खाने चाहिए। आओ चलो तुम्हारे साइकियाट्रिस्ट के पास चलें, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे बीमार बुलाना बंद करो। उस दिन मैंने उन लड़कों को जवाब नहीं दिया क्योंकि उनके मारने की वजह से मेरा खून निकल आया और मुझे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। मैं नई चीजें करना चाहता हूं, मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहता हूं। मैं वो लड़का कहलाते कहलाते थक गया हूं जिसने अपने डैड को आत्महत्या करते हुए देखा, समझिए आप। ठीक है, तुम इधर ही बैठो, मैं तुम्हारे थेरेपिस्ट को बुलाती हूं। मैं अपने कमरे से फोन लेने के लिए मुड़ी, तभी एक भारी चीज मेरे सर के पीछे आकर लगी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं महसूस कर रही थी कि मेरे हाथ और पैर टेप से बंधे थे और कोई मुझे नीचे की ओर खींच रहा था। ये क्या हो रहा है हेनरी? चिंता मत करिए, बस सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं और सवाल पूछना चाहती थी पर दर्द से मैं फिर बेहोश हो गई। मुझे याद नहीं कि मैं कितनी देर के लिए बेहोश थी। मेरे चेहरे पर पड़ी पानी की छींटों से अचानक मेरी आंख खुली। मैं बिल्कुल अनजान थी। हेनरी मेरे साथ खड़ा था और मुझे देख रहा था। उसकी आंखें बुरी नीयत से भरी हुई थी। उसने एक साइको की तरह मुस्कुराया और कहा, अंदाजा लगाइए, आप मेरी नई एडिशन। फिर उसने सामने रखे कैमरे की ओर देखकर कहा, हाय गाइस, आज मैं एक लाइव वीडियो बनाऊंगा और जैसे कि मैंने वादा किया था, आज मैं खून टेस्ट करने वाला हूं। और देखिए सामने मेरी मदद कौन करने वाला है, मेरी मॉम। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम लाइव टेलीकास्ट पर अपनी मॉम का खून पियोगे? तुम्हें हो क्या गया है हेनरी? गाइस, इनकी बातों का बुरा मत मानना, मेरी मॉम कैमरे में आने से शर्माती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेनरी सिंह के पास गया और वहां रखे नाइफ स्टैंड से एक बड़ा नाइफ लेकर मेरे करीब आने लगा। हेनरी मेरे हाथ अभी खोलो, ये मेरी तुम्हें आखिरी चेतावनी है, खोलो मुझे अभी। शांत हो जाइए मॉम, मैं आपको मारूंगा नहीं, ये बस एक टेस्ट वीडियो होगी। मैं डर के मारे पसीने पसीने हो रही थी। मेरा बेटा चाकू लेकर मेरी ओर बढ़ रहा था। हे भगवान, मैंने इस बात को इतना आखिर कैसे बढ़ा दिया? हेनरी मेरे पास आया और उसने मेरे गाल पर एक चीरा लगा दिया। मैं दर्द से चिल्लाने लगी और मेरे जख्म से खून निकलने लगा। उसने मेरे चेहरे से निकलते हुए खून को चाटा और कैमरे में देखते हुए कहा, स्वादिष्ट। वो मेरे हाथ और गले पे चीरा लगाता और मेरा खून पीता। मैं अपने बेटे के इस पागलपन को देखकर बस रोती रही। मैं मदद के लिए रोने और चिल्लाने लगी और तभी हमारे घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। हमारे पड़ोसी पुलिस के साथ घर के अंदर आए और पुलिस ने आखिरकार मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मेरे पड़ोसियों ने घर से आ रही चीखों की आवाज सुनी और पुलिस को बुला लिया। मेरा बेटा अब एक मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल है। उन्हें उसका इलाज करने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ते हैं। अब वो मुझे मुश्किल से पहचान पाता है। आखिरी बार जब मैं उसे मिलने गई तो उसने एक बहुत ही खतरनाक हरकत की। हम हॉलवे में खड़े थे और मैं उसे अपने घर के बारे में और उससे कितना प्यार करती हूँ इस बारे में याद दिलाने की बहुत कोशिश कर रही थी। जब उसने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा, क्या तुम वो खाने वाली हो? कि क्या खाने वाली हो? बिना मेरे सवाल का जवाब दिए उसने दीवार पर रेंग रही छिपकली को पकड़ा और उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही उसमें से खून निकलने लगा, उसने अपना मुंह खोला और छिपकली का खून पीने लगा। मेरी चीख सुनकर वहां नर्सेस आ गई और वो उसे घसीटते हुए उसके कमरे में ले गई। मैं डर के मारे चीख रही थी और मेरे बेटे ने हंसते हुए कहा, ये बहुत स्वादिष्ट है मॉम, एक बार आजमा कर देखिए। ये बहुत स्वादिष्ट है। मेरी गर्लफ्रेंड एक योद्धा है और इस बात पर मुझे बहुत गर्व है। लिली और मैं एक रात पब में मिले। उसका कद ठीक था और वो खूबसूरत थी। वो जिस भी लड़के की गर्लफ्रेंड होगी वो बहुत ही भाग्यशाली होगा। मैं उसके पास गया और मैंने उसे ड्रिंक ऑफर की। जो बात मुझे अजीब लगी वो ये थी कि वो अकेली थी। वो पब के एक अंधेरे हिस्से में बैठी थी और अपने आसपास के लोगों को बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद वो एक शर्मीली लड़की है जिसने अचानक एक दिन पब जाने का फैसला किया, पर मैं जितना उससे बात करने लगा मुझे उतना ही पता लगने लगा कि उसके अंदर एक राज छुपा है। उस रात उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसने नाचते नाचते मुझे गले लगा लिया और कहा, मुझे जाने मत देना, मैं बहुत अकेली हूं। एक अनाथ बच्चा होने के नाते उसकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया।
मैं जानता हूं कि इस दुनिया में अकेले रहना कितना मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद इस एहसास के साथ रोज सुबह अकेले उठता हूं और रात को अकेले सोता हूं। मैं नहीं जानता था कि वो कहां रहती है, और इस हालत में उसे पब में अकेला छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। इसलिए मैं उसे अपने साथ अपने घर ले आया, और तब से वो मेरे साथ ही रहती है। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मैं अच्छा कमाता हूं जिसमें मैं हम दोनों की जरूरतों का ख्याल रख सकता हूं, और मुझे उसका साथ अच्छा लगता है। जल्द ही वो मेरा परिवार बन गई। एक दिन जब मैं किसी काम से दोपहर में घर आया तो मैंने देखा कि घर का दरवाजा पूरी तरह खुला था। मुझे लगा शायद लिली चली गई, लेकिन जैसे ही मैं बेडरूम में घुसा मुझे उसका राज पता चला। वो जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसने भारी मात्रा में ड्रग्स लिए थे। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड को ड्रग्स करने की आदत थी, पर बाकी लड़कों की तरह मैंने उसे छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। अकेलापन इंसान से बेहद खतरनाक चीजें करवा सकता है, पर लिली को बचाया जा सकता था। मैं उसे फौरन पास के हॉस्पिटल ले गया और उसका इलाज करवाया। 2 दिन के बाद उसे वहां से छुट्टी मिल गई और वो घर आ गई। मैंने उसे बेड पर बैठाया और उससे बात करने के बारे में सोचा। लिली, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता। कोई भी एक पागल से प्यार नहीं करता। मैं करता हूं। मैं खुद भी पागल ही, सच में। हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। तुम बस मुझे तुम्हारी मदद करने दो। कैसे? मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम अपनी ड्रग्स लेने की आदत को छोड़ सकती हो। और वो क्या है? तुम्हें बस अपनी उस आदत से ध्यान हटाकर कहीं और लगाना होगा, जैसे खाना। खाना? हाँ, बल्कि तुम अपना एक YouTube चैनल भी बना सकती हो। खाने की इस तरह की वीडियोस, या फिर तुम कह सकती हो कि मुकबांग रातों रात आपको मशहूर कर सकता है। सोचो, तुम अपना पसंदीदा खाना खाओगी और उसके पैसे भी कमाओगी। हम एक साथ कितने खुश होंगे। हमें ये जरूर ट्राई करना चाहिए, प्लीज। लिली ने हैरानी से मुझे देखा, जैसे उसे मेरे इस आइडिया पर विश्वास ही नहीं हो रहा, पर मुझे पूरा विश्वास था। मैं जानता था कि ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। मैं उसे उसकी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकता था। उसे जिंदा रहने का एक ही रास्ता था, उसे अब कभी भी अकेला ना छोड़ना। काफी समझाने के बाद वो आखिरकार मान गई। मैं बाजार गया और वहां से एक स्वादिष्ट बीफ स्टेक बनाने के लिए सामान ले आया। वो हमारे डाइनिंग टेबल के सामने आकर बैठ गई और फिर हमने वीडियो की शुरुआत में बोलने वाली कुछ लाइनों की तैयारी की। मैंने एक खास विधि से स्वादिष्ट बीफ बनाई और उसके आगे रख दी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और मैंने उससे कहा, चलो शुरू करते हैं, एक्शन। हाय एवरीवन, मेरा नाम लिली है और ये मेरी मुकबांग की पहली वीडियो है। आज मैं बीफ स्टेक्स खाऊंगी जो मेरे एक बहुत ही खास दोस्त ने खुद बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसने चाकू से एक बड़ा सा टुकड़ा काटा और फोक की मदद से उसे अपने मुंह में डाल दिया। जैसे ही उसकी जीभ में उस बीफ का स्वाद आया, उसकी आंखें चमक उठी। पिछले 2 दिन से वो अस्पताल में ठीक से खाना नहीं खा पाई थी, इसलिए ये बीफ उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। वो एक एक टुकड़े को ऐसे खाने लगी जैसे उसे स्वादिष्ट खाना उसने कभी खाया ही ना हो। 10 मिनट के अंदर उसने पूरा बीफ स्टेक खत्म कर दिया और नींबू पानी का एक घूंट लिया। उसे इस तरह संतुष्ट देखकर मैं बहुत खुश था। हमने उसकी वीडियो को अपलोड कर दिया और इस तरह उसके YouTube का सफर शुरू हुआ। उस दिन खाना खाने के बाद वो पूरा टाइम सोती रही। जब वो अगले दिन सुबह उठी तो उसका चेहरा खिला हुआ था। मैं उसके पास बेड तक गया और मैंने उसके गालों को चूमा। गुड मॉर्निंग, आखिर काफी लंबे समय तक सोई हो तुम। क्या हुआ कल रात? तुमने अपनी पहली मुकबांग वीडियो YouTube पर डाली, क्या तुम्हें याद नहीं? ओह हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं 1 साल बाद उठी हूं। मेरा सर काफी भारी है। वेल, वो थोड़ी देर तक रहेगा, पर मैं तुम्हें तुम्हारी हर खामी को दूर करने में मदद करूंगा। अब मैं तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा लिली। अब मैं उसके हर खाने की वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं। हालांकि वो एक मील के बाद तकरीबन पूरे दिन सोती रहती है, पर यह भी अच्छा है, इससे उसका ध्यान अपनी कमजोरी पर नहीं जाता। वो कभी भी ड्रग्स लेने के बारे में बात नहीं करती और मुझे उसकी गहरी नींद से उठकर यूं पागलों की तरह खाना बेहद पसंद है। मैं उसके गले में नैपकिन लगा देता हूं क्योंकि खाते खाते वो अपने कपड़े खराब कर लेती है। वो बहुत ही प्यारी है। मेरा उससे कभी मन नहीं भरता। मैं कितना भी काम में व्यस्त क्यों ना हूं, पर उसके खाना जरूर बनाता। मैं उसे बाहर का खाना बिल्कुल नहीं देना चाहता क्योंकि उनमें मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं होगा ना। बाकी सभी मसालों के अलावा मैं एक और इंग्रेडिएंट उसके खाने में डालता हूं, मॉर्फिन की एक छोटी सी मात्रा। हाँ, मैं जानता हूं कि यह जरूरी नहीं है, पर इससे उसकी आसानी से नींद आ जाती है और इससे वो ये भी भूल जाती है कि उसे मेरा घर छोड़कर जाना है। मुझे नहीं पसंद जब वो कभी कभी मुझे छोड़कर जाने की बात करती है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि यह दुनिया उसके साथ क्या करेगी अगर मैं उसकी जिंदगी में नहीं रहूंगा। मैं थोड़ी सी मॉर्फिन उसकी ड्रिंक में मिलाता हूं। सोने के बाद और पूरे दिन बिना खाए जब मैं उसे खाना देता हूं तो वो सब कुछ भूलकर खाने की प्लेट पर झपट पड़ती है।
वो खाने को झट से खत्म करने लगती है और वो देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। कभी कभी मैं उसके खाने में मॉर्फिन की डोज नहीं डालता। मैं नहीं चाहता कि वो पूरी तरह अपनी याददाश्त खोते। मैं उसके घर गया था। वो डिंजी एली में रहती थी। मैं उसका सारा जरूरत का सामान वहां से ले आया और मैंने उसके बारे में थोड़ी जानकारी भी निकाली। मेरी तरह वो भी इस दुनिया में अकेली है। मैं जानता था हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। आज रात मैं उसके लिए वेडिंग केक बनाने वाला हूं। वो ये जानकर खुश हो जाएगी कि आज रात हम शादी करने वाले। मैं उसके रूटीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, इसलिए सारी सेरेमनी उसके खाने के बाद ही होगी। मैं उसे अपने बाहों में उठाऊंगा जब वो बेहद नशे में होगी और उसके साथ नाचूंगा। वो एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, ना कोई शिकायत, ना डिमांड्स, और फिर भी इतनी शांत। जब वो सोती है तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। मैं उसे किस करता हूं, उसके बालों से खेलता हूं और वो कभी ना नहीं करती। वो बस मेरे साथ लेटी रहती है और अपनी आंखें बंद रखती है, एक सुंदर सपने की तरह। मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मुझे पब में मिली और किसी को नहीं। मैं वही करूंगा जो उसने मुझे करने को कहा था, उसे कभी जाने नहीं दूंगा। जरा सोचो हम कितने खुश रहेंगे। हम दोनों में से कभी कोई अकेला नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने कहा था, अकेलापन इंसान से बेहद खतरनाक चीजें करवा सकता है। मेरा नाम एमिली मिलर है और जितना मुझे याद है मेरी जिंदगी हमेशा से ही बेहद मुश्किल रही है। बचपन से ही अनाथ होने की वजह से मुझे घर घर भटकना पड़ा। 18 के होने के बाद मुझे सभी ने बेदखल कर दिया और सड़कों पर रहने के लिए छोड़ दिया। सड़कों पर रहना बहुत मुश्किल रहा। मुझे हर छोटी छोटी चीज के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था, जैसे कि खाना, रहने की जगह। पर इन सब के बावजूद मेरे पास रोज सुबह उठकर इन सब चीजों के लिए प्रयास करने का एक कारण था, और वो कारण था जेस पार्कर। जेस मेरा सबसे पुराना दोस्त था। वो मुझे तब मिला था जब मुझे इन सड़कों पर अकेले रहने के लिए छोड़ दिया गया था, और तभी से उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। वो हमेशा मुझे अच्छे सूप किचन में ले जाता जब भी मैं भूखी होती और मुझे कुछ अच्छा खाने की इच्छा होती थी। वो मेरे लिए कपड़े लाता था जब भी उसे दान में मिलते, और वो हर रात मेरे ख्याल रखता, क्योंकि एक अकेली लड़की के लिए सड़क पर रहना सुरक्षित नहीं होता। पहले मुझे उसके बारे में सोचकर काफी उलझन होती थी कि वो मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है, और उसने बदले में मुझसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। पर जब भी मैं उसकी आंखों में देखती तो मुझे पता चलता कि जेस बस एक बहुत ही अच्छा इंसान है। ये एक उदास वीरवार के दोपहर की बात है। जेस और मैं एक सूप किचन में बैठे थे जब एक अनजान आदमी हमारे पास आया। उसने बताया कि उसका नाम मिस्टर विलियम राइडर है और उसके पास हमारे लिए एक बिजनेस का प्रस्ताव है। उसने कहा, ये देखकर कि तुम दोनों बेघर और बेसहारा हो, तुम्हारे पास खाने और अपनी बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक कमाल का काम है जिसमें तुम्हें सिर्फ खाना है और तुम्हें उसके पैसे भी मिलेंगे, तो मैं ये ऑफर सुनकर असमंजस में पड़ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि इसमें कुछ तो छुपा है। कोई भी सिर्फ खाने के लिए यूं ही पैसे नहीं देगा। मैंने खुद से कहा कि जरूर इसके पीछे कोई राज छुपा है। उस आदमी ने फिर हमें मुकबांग की वीडियोस दिखाई। हमने देखा उस वीडियो में बहुत ही कमजोर दिखने वाले लोग बस अपने गले के नीचे बहुत सारा खाना उतार रहे थे। उसे देखते ही मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उस वीडियो में जो लोग खाना खा रहे थे वो दरअसल उसे सिर्फ और सिर्फ निगल रहे थे। उन्होंने ढीले कपड़े पहने हुए थे और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग जो इतना खाना खा रहे हैं फिर भी इतने कमजोर कैसे हैं। सब कुछ इतना अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे वो ऑफर बेहतर लगा। हमें फ्री का खाना खाने के पैसे मिलने वाले थे और वो उससे भी बेहतर ही था जो मैं और जेस कर रहे थे। और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, मेरे दोस्त जेस ने कहा, मैं ये करने के लिए तैयार हूं, पर मैं चाहता हूं कि मेरी आधी कमाई और वीडियो के बाद बचा हुआ खाना मेरी दोस्त एमिली को दिया जाए। जब मैं कुछ कहना चाहती थी तो उसने मुझे अलग जाकर कहा, देखो एमिली, हम नहीं जानते कि आदमी कौन है, और मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे कहा था कि सड़कों पर रहने का पहला असूल है कि किसी पर भी भरोसा मत करो, पर इस ऑफर को स्वीकार ना करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। वहां जाने के बाद अगर मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है तो मैं वादा करता हूं मैं वापस आ जाऊंगा, पर मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम ये काम करो। हम नहीं जानते कि ये काम कैसा है और मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूं। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे उसकी आंखों में मेरे लिए ख्याल नजर आया, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। फिर हम उस अनजान आदमी के पास गए और उसके ऑफर को स्वीकार कर लिया।
उस दिन से 2 हफ्ते बाद मुझे जेस के लिए चिंता होने लगी, क्योंकि जिस दिन से उसने मिस्टर विलियम के लिए काम करना शुरू किया था वो मुझसे नहीं मिला था। मिस्टर विलियम सिर्फ मुझे एक ही बार दिखते थे। हर हफ्ते के आखिर में जब वो जेस के हाथ भिजवाया गया खाना और पैसे देने मेरे शेल्टर तक आते थे जहां मैं रहती थी। हर बार मैं उनसे सवाल पूछती, जेस कहाँ है? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ प्लीज? वो वापस कब आ रहा है? पर मिस्टर विलियम हमेशा बस मुझे एक ही जवाब देते, जल्द ही। बहुत ही जल्द हफ्ते महीनों में बदल गए और मैं उस चरण पर पहुंच गई जब मुझसे और रुका नहीं जा रहा था। मैं जानती थी कि जेस कभी भी मुझे यूं छोड़कर नहीं जाएगा या कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे वो अभी भी मुझे कुछ पैसे और खाना भेज रहा है, फिर भी वो जरूर ही मुझसे मिलना चाहता होगा। मुझे लगने लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने कुछ पैसे बचाए थे जिससे मैंने एक सस्ता सा फोन खरीदा और उससे मिस्टर विलियम की मुकबांग वीडियोस देखी। मैंने हाल ही में डाली सभी वीडियोस देखी और उन सब में ज्यादातर जेस था। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर और मरा हुआ लग रहा था, फिर भी दबाकर बहुत सारा खाना खा रहा था। वो पहले से ज्यादा पतला हो गया था और मैंने गौर किया कि बाकी लोगों की तरह वो भी ऐसा खाना खा रहा था जैसे उसकी जिंदगी उस खाने पर निर्भर हो। ये देखना मेरे लिए बहुत अजीब था, क्योंकि जब भी हम पूरा दिन से भी भूखे होते थे तब भी जेस ने कभी इस तरह नहीं खाया। इसलिए मैंने इस हफ्ते के अंत तक का इंतजार किया। जब मिस्टर विलियम मुझे जेस की तरफ से भिजवाया हो सामान देने आए तो मैंने उनके निकलने के बाद उनका पीछा करने का फैसला किया। मैं आशा कर रही थी कि मैं ये पता लगा सकूं कि जेस को कहां रखा गया है। मैंने मिस्टर विलियम का एक सुनसान गोदाम तक पीछा किया। मैंने देखा वो अंदर जाने से पहले काफी संदेह से इधर उधर देख रहे थे। उस गोदाम के पीछे दरवाजे से उसके अंदर जाने की कोशिश करने से पहले कुछ वक्त वहां इंतजार किया। सड़कों पर रहते वक्त सीखे गए कुछ तरीकों की मदद से मैं अंदर जाने में सफल हुई। जैसे ही मैं अंदर घुसी मैंने इधर उधर देखा और मुझे एक ऐसा कमरा दिखा जो जाना पहचाना लग रहा था। मैंने जल्द ही अनुमान लगा लिया कि वही कमरा है जहां मिस्टर विलियम उन वीडियोस को बनाते हैं। थोड़े आगे चलने पर मैं एक दरवाजे के आगे आकर रुक गई, जहां से कुछ दबी हुई आवाजें आ रही थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। जैसे ही मैं पास गई मुझे किसी के गुस्से में चिल्लाने की आवाज आई। मैंने अंदर झांक कर देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, और जो मैंने देखा उससे मेरा चेहरा फीका पड़ गया। मैंने देखा कि बहुत से लोगों को एक जगह बांध कर रखा गया। उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे और उस कमरे से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उन्हें बंदी बना लिया गया था। उनका शरीर जिंदा से ज्यादा मुर्दा लग रहा था, क्योंकि उन्हें भूखा रखा गया था और उनके कंकाल जैसे शरीर से यह साफ जाहिर हो रहा था। जैसे ही मैंने वो नजारा देखा मेरा ध्यान कमरे के बीच खड़े आदमी मिस्टर विलियम पर गया। उनके हाथ में खुले कपड़े थे और वो कुछ लोगों को उसे पहनने का हुक्म दे रहे थे। एक आदमी जो बहुत दिनों से भूखा लग रहा था लड़खड़ाने लगा, क्योंकि वो इतना कमजोर हो गया था कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था, और वो गिर गया। बिना दया खाए मिस्टर विलियम ने उस आदमी को अपने उल्टे हाथ से थप्पड़ मारा और उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगा। मिस्टर विलियम ने उस आदमी को घिन्न भरी नजरों से देखा और कहा, तुम भूख से मर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह की गलती करोगे। हमें वीडियो शूट करनी और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई भी गलती। हम निर्धारित काम से पीछे चल रहे हैं। मुझे और वीडियोस बनाकर डालनी है ताकि मैं और पैसे कमा सकूं। याद रखना, अगर किसी ने भी मुझे परेशानी देने की कोशिश की तो तुम सबको और 6 दिन तक भूखा रहना पड़ेगा। तो खा लो जितना तुम्हें खाना है, क्योंकि पता नहीं तुम्हें अगला खाना कब मिले। मैं वहां खड़ी ये सब सुनती रही और एक आदमी ने उठकर चोट खाए आदमी की मदद की। उसने मिस्टर विलियम की ओर देखा और कहा, तुम हम लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर विलियम ने फौरन उसे जवाब दिया। फिर उन्होंने एक छड़ी उठाई और उस आदमी को बड़ी ही बेरहमी से मारने लगे। उनके चेहरे पर एक मानो रोगी के जैसी मुस्कान थी और उन्होंने कहा, तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं है? जब 8 दिन और तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा तब तुम ठीक हो जाओगे और फिर तुम्हें एहसास होगा कि अब तुम वो इंसान नहीं जिसे मैं सड़क से उठाकर लाया था। तुम बस एक अभिनेता हो जिन्हें मैंने अपनी वीडियोस बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, और जितनी जल्दी तुम ये बात समझ जाओ उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं डर के मारे कांपने लगी जब मुझे पता चला कि जिस आदमी को जानवरों की तरह मारा जा रहा था वो और कोई नहीं, मेरा दोस्त जेस था। उसे इस हालत में देखकर कुछ वक्त के लिए मेरा मानसिक संतुलन खो गया। मैं वो सब देख नहीं पाई और चिल्ला पड़ी। किसी से मदद लेने के लिए मैं वहां से भागने लगी। कुछ लोग मेरा पीछा करने लगे, लेकिन मैं वहां से भागने में सफल हो गई। मैंने सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाना ठीक समझा। जब आखिरकार मैं वहां पहुंची तो उन्होंने मुझे वहां से ये समझकर भगा दिया कि मैं एक अनाथ बेसहारा लड़की हूं जो फालतू की कोई कहानी सुना रही है। उनके ऐसा करने के बाद मैं इतना तो जानती थी कि अब जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा। जब मैंने इस बारे में शांति से सोचना शुरू किया तो मुझे समझ आया
कि मिस्टर विलियम सिर्फ बेघर लोगों को ही चुनते हैं। उन्हें काम का लालच देकर वो अपने गोदाम में उन्हें बंधक बना लेते हैं। फिर वो उन्हें बहुत समय तक भूखा रखते हैं ताकि आखिर में जब उन्हें खाना दिखे तो वो जितना हो सके उतना खा लें। मुझे ये भी समझ आ गया कि मिस्टर विलियम बेघर लोगों को ही क्यों चुनते हैं, क्योंकि अगर उनमें से कभी कोई गायब हो भी गया तो उसका किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं अपनी इस कहानी को लोगों तक पहुंचाऊंगी ताकि कोई ना कोई मिस्टर विलियम से, मेरे दोस्त और बाकी बंधक लोगों को छुड़वाने में मेरी मदद कर सके।